तो कल हम पढ़ रहे थे आर इन्वायरमेंट में कि इन्वायरमेंट बेसिकली एक लिविंग ऑर्गेनिज्म का सराउंडिंग है जिसमें वो ऑपरेट करता है। और फिर हम एक कंसेप्ट की बात कर रहे थे जिसे हम इकोसिस्टम बोलते हैं, जिसमें लिविंग कंपोनेंट्स, नॉन लिविंग कंपोनेंट्स, जिनको हम बायोटिक कंपोनेंट्स और एबायोटिक कंपोनेंट्स बोलते हैं, उनके साथ लिविंग ऑर्गेनिज्म का इंटरैक्शन, वो सब मिलकर के एक इकोसिस्टम बनाता है। तो इकोसिस्टम में एक लिविंग ऑर्गेनिज्म सर्वाइव करेगा, वहाँ पे उसका एक पर्टिकुलर निश होगा, यानी उसका एक पर्टिकुलर प्लेस होगा, उसकी इम्पोर्टेंस होगी उस पर्टिकुलर प्लेस पे, और वहाँ पर वो कुछ कंट्रीब्यूट भी करेगा और वहाँ से ही सब कुछ लेगा भी। वो उसका हैबिटेट भी कहलाया जा सकता है। हैबिटेट इज़ द प्लेस वेयर अ लिविंग ऑर्गेनिज्म कैन ऑब्टेन इट्स फूड एंड ऑल्सो गेट शेल्टर। तो यहाँ पे हम उसी के आगे बात करते हैं कि हम जो इकोसिस्टम्स में फूड चेन्स की बात कर रहे थे, a food chain is a sequence of living organisms which eat one another। सिंपल वर्ड्स में हम ऐसा बोल सकते हैं कि फूड चेन जो है वो लिविंग ऑर्गेनिजम्स का चेन है जो एक दूसरे पर अपनी फीडिंग के लिए डिपेंडेंट हैं। जैसे एक प्लांट है दैट इज ईटन अप बाय अ बर्ड, दैट बर्ड इज ईटन अप बाय सम से कैट। तो दिस इज अ लीनियर फूड चेन, स्ट्रेट लाइन में फूड चेन, जिसमें लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं विच आर डिपेंडेंट अपॉन वन अनदर फॉर देयर फीडिंग पर्पसेस। फूड के लिए वो एक दूसरे पर डिपेंड करते हैं। तो ये जो फूड चेन है, दिस इज इंटीग्रल पार्ट ऑफ एन इकोसिस्टम। कोई भी इकोसिस्टम बिना फूड चेन के पॉसिबल है नहीं। फूड चेन बहुत सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म से मिलकर के बनी है। एक इकोसिस्टम में बहुत सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, वो एक दूसरे के ऊपर इंटरडिपेंडेंस रखते हैं फॉर देयर फूड एंड मेक वेरियस फूड चेन्स। कल हम कह रहे थे कि इकोसिस्टम के लिए दो चीज़ें ज़रूरी हैं, एक इंटरैक्शन ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिजम्स विद देयर लिविंग कंपोनेंट्स और बायोटिक कंपोनेंट्स, एंड देयर इंटरैक्शन विद द एबायोटिक कंपोनेंट्स एज वेल। दूसरा हम कह रहे थे देयर हैज़ टू बी अ फ्लो ऑफ एनर्जी। दैट फ्लो ऑफ एनर्जी इज यूनिडायरेक्शनल फ्रॉम वन लिविंग ऑर्गेनिज्म टू अदर लिविंग ऑर्गेनिज्म। ये फूड चेन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द फ्लो ऑफ एनर्जी अक्रॉस एन इकोसिस्टम। कोई एक फूड चेन किसी इकोसिस्टम में नहीं होती, देयर कैन बी मल्टीपल फूड चेन्स जो मिलकर के फूड वेब बनाते हैं। हमने आपकी बुक से कुछ एग्जाम्पल लिए हैं। फॉर एग्जाम्पल वी हैव दीज फूड चेन्स। यहाँ पे हमको कुछ फूड चेन्स दिख रही हैं। इसमें से एक टेरेस्ट्रियल फूड चेन है जिसमें ट्रीज़ हैं या प्लांट्स हैं जिन पर एक हर्बीवोर डिपेंडेंट है, एक डियर डिपेंडेंट है। ये एक फॉरेस्ट फूड चेन है। बेसिकली फॉरेस्ट में ट्रीज़ होते हैं जो कि हर्बीवोर्स के लिए फूड हैं, और हर्बीवोर्स आर द फूड फॉर द कार्निवोर्स। एक और टेरेस्ट्रियल फूड चेन हमको दिख रही है जिसमें प्लांट्स हैं। प्लांट्स आर ईटन अप बाय द ग्रास हॉपर, ग्रास हॉपर इज ईटन अप बाय अ फ्रॉग, फ्रॉग इज ईटन अप बाय अ स्नेक, एंड स्नेक इज ईटन अप बाय अ लार्ज कार्निवोर दैट इज मे बी दैट इज अ हॉक और अ काइट। अगर हम किसी इकोसिस्टम में फूड चेन बनाने वाले कंपोनेंट्स को देखें, बायोटिक कंपोनेंट्स को देखें, तो बॉटम लेवल पे सब जगह प्लांट्स हैं, एंड प्लांट्स को हम प्रोड्यूसर्स कहते हैं। ये जाहिर है कि प्रोड्यूसर क्यों कहते हैं प्लांट्स को, क्योंकि प्लांट्स कैन प्रोड्यूस देयर ओन फूड। प्लांट में फूड का प्रोडक्शन कैसे होगा? बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। हमने लाइफ प्रोसेसेस में सीखा था। तो प्लांट्स आर द ओनली लिविंग ऑर्गेनिजम्स which can be put into the category of producers, and producers have a very important role, that is to convert the sunlight, which is the ultimate source of energy for our planet,
to convert that light, that energy into a usable form of energy, that is chemical energy by the process of photosynthesis. तो producers ये काम करते हैं, and then primary consumers, secondary consumers and tertiary consumers subsequently are directly or indirectly dependent upon producers for their energy requirements. Producers ने जो energy बना ली, वो energy producers के भी काम आएगी, उसका कुछ पार्ट जो होगा वो तो सराउंडिंग्स में भी वेस्ट हो जाएगा, कुछ पार्ट वो रिप्रोडक्शन के लिए और ग्रोथ के लिए यूज़ करेंगे, और तकरीबन 10% पार्ट ऐसा होगा जो कि उनके अंदर ही रह जाएगा टू बी यूज्ड अप बाय द अदर कंज्यूमर, दैट इज सेकेंडरी कंज्यूमर. समझो प्लांट को प्रोड्यूसर्स आर द प्लांट्स, तो प्लांट्स को जो प्लांट्स पर जो फीड कर रहे हैं प्राइमरी कंज्यूमर्स, they will get only 10% of what plants have taken. हम अगर एनर्जी फ्लो देखें तो एनर्जी फ्लो के लिए किस तरह का डायग्राम हमारी बुक में दिया हुआ है. वी एक्सप्लेन इट विद अ रूल कॉल्ड 10% रूल. ये 10% रूल क्या बोलता है कि सनलाइट तो बहुत सारी है, अबंडेंट सनलाइट है, जितनी भी सनलाइट किसी प्लांट के ऊपर आ रही होती है उसका ओनली 1% कैन बी टेकन बाय द प्रोड्यूसर्स और द प्लांट्स. प्रोड्यूसर्स मतलब प्लांट्स. बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस दे कन्वर्ट 1% ऑफ द टोटल अवेलेबल एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ सनलाइट. नाउ it uses up, producers use up this energy for their growth, for their maintenance, for their reproduction purposes, and ultimately only 10% can be transferred to the herbivores which feed upon producers. So 10% of what the producers had was taken by herbivores, and then carnivores also get 10% of what herbivores had, and top carnivores, they also get only 10% of what carnivores had. Right? So the energy reduces drastically when we move up in this structure. This is called energy pyramid. ये हमने एक पिरामिड के जैसा शेप हमको इससे मिलता है, तो हम इसको एनर्जी पिरामिड बोलते हैं, जिसमें हम प्रोड्यूसर्स को कह रहे हैं, प्रोड्यूसर्स हर्बीवोर्स को कह रहे हैं प्राइमरी कंज्यूमर्स, कार्निवोर्स को कह रहे हैं सेकेंडरी कंज्यूमर्स, एंड टॉप कार्निवोर्स को कह रहे हैं टर्शियरी कंज्यूमर्स. ठीक है? प्रोड्यूसर्स, प्राइमरी कंज्यूमर्स, सेकेंडरी कंज्यूमर्स, टर्शियरी कंज्यूमर्स. ये यहां पर आकर के फ्लो ऑफ एनर्जी खत्म हो गया. क्यों खत्म हो गया? क्योंकि अब एनर्जी बची नहीं ज़्यादा. हाँ, वन ट्रॉफिक लेवल, हाँ, इन स्टेप्स को हम क्या बोल रहे हैं? ट्रॉफिक लेवल्स. प्रोड्यूसर्स वाला ट्रॉफिक लेवल फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल कहलाता है, देन सेकेंड ट्रॉफिक लेवल, देन थर्ड ट्रॉफिक लेवल एंड देन फोर्थ ट्रॉफिक लेवल. ये 4 ट्रॉफिक लेवल मिला करके एक फूड चेन बनती है. हाँ, लाइक दिस. हाँ, ये सब ट्रॉफिक लेवल्स हैं. ये ट्रॉफिक लेवल्स हैं. प्रोड्यूसर्स, प्राइमरी कंज्यूमर्स, सेकेंडरी कंज्यूमर्स, टर्शियरी कंज्यूमर्स. हाँ, तो फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल पे कौन है? प्रोड्यूसर्स हैं.
सनलाइट को काउंट मत करना, सनलाइट ट्रॉफिक लेवल का पार्ट नहीं है, सनलाइट एनर्जी है। ट्रॉफिक लेवल पर कुछ लिविंग ऑर्गेनिजम्स होंगे, हमेशा याद रखना। तो ये आपको एक सीक्वेंस ऑफ एनर्जी फ्लो दिखाया हुआ है, लेकिन इसका ये नहीं मतलब कि सनलाइट इज ऑल्सो ट्रॉफिक लेवल, है ना। सनलाइट इज नॉट अ पार्ट ऑफ ट्रॉफिक लेवल, इट इज एनर्जी। ट्रॉफिक लेवल नंबर 1 इज दैट इज प्रोड्यूसर्स, जिनको हम प्राइमरी कंज्यूमर बोलते हैं, वो सेकेंड ट्रॉफिक लेवल में आते हैं। प्राइमरी इज नॉट फर्स्ट, ध्यान रखना। हाँ, सेकेंडरी कंज्यूमर्स थर्ड ट्रॉफिक लेवल में आते हैं और टर्शरी कंज्यूमर्स फोर्थ ट्रॉफिक लेवल में आते हैं। ठीक है, तो ये डिफरेंट ट्रॉफिक लेवल्स हैं जो मिलकर के एक फूड चेन बना रहे हैं। और उस फूड चेन में इतना ड्रास्टिकली स्टेप बाय स्टेप ट्रॉफिक लेवल 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4 इतना ज़्यादा लॉस ऑफ एनर्जी होता है कि आफ्टर फोर्थ ट्रॉफिक लेवल द availability of energy is highly insufficient for the survival of any living organism. That is why we have food chains of maximum 3 or 4 steps only. After that वो viable नहीं होगी, है ना। तो अच्छा, ऐसा भी नहीं है कि किसी इकोसिस्टम में केवल एक फूड चेन हो या 2 फूड चेन हो। एक इकोसिस्टम कॉम्प्लेक्सिटी की वजह से स्ट्रॉन्ग बनता है, कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ फूड चेन्स, मल्टीपल फूड चेन्स आर देयर। यहाँ पे हम देख रहे हैं कि एक प्लांट है, ये 2 प्लांट्स, एक रैट इस प्लांट पर भी और इस प्लांट पर भी फीड कर रहा है। अब इस रैट को देखो, इस रैट को कौन कौन खा सकता है, किस किस का फूड रैट हो सकता है। तो यहाँ पे हमको कुछ मोंगूस टाइप की चीज़ या पता नहीं क्या बना है, मोंगूस टाइप का ही कुछ दिख रहा है, मे बी ये कैट भी हो सकता है ना। और फिर ये आउल दिखाया हुआ है, ये एक स्नेक दिखाया हुआ है। उसके अलावा भी दूसरा इस तरह का वल्चर टाइप का या हॉक टाइप का कुछ हो सकता है जो इस पर फीड करे। रैबिट भी हमको दिख रहा है, तो रैबिट को यहाँ पे एक कोई वुल्फ टाइप का कुछ दिख रहा है जो खा सकता है। हालांकि यहाँ पे जो फॉक्स है इसके साथ भी इसको रिलेट कर सकते हैं, ये भी इसको खा सकता है। हाँ, यहाँ से हमको रैट से हम स्नेक पे चले गए। स्नेक क्या क्या, एक तो रैट को खा सकता है, एक बर्ड को खा सकता है, एक फ्रॉग को खा सकता है, स्नेक को पीकॉक भी खा सकता है, और ये वल्चर भी या ये हॉक भी खा सकता है। या ईगल दिखाया हुआ है ये। तो कहने का मतलब एक इकोसिस्टम में देयर आर मल्टीपल फूड चेन्स एंड these food chains are intermixed in such a way that they form a complex network of food chains which is known as food web. This is a food web जिसमें जो जितना ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होगा, the complexity of food web ensures the multiple feeding option to each and every living organism. हर किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए मल्टीपल ऑप्शंस होते हैं फूड के, एंड दिस इज गुड फॉर सेल्फ सस्टेनेंस ऑफ एन इकोसिस्टम। वो बिना किसी सपोर्ट के, बिना किसी एक्सटर्नल सपोर्ट के वो इकोसिस्टम सर्वाइव करता रहता है, क्योंकि उसमें हर किसी कंपोनेंट के लिए फूड की अवेलेबिलिटी होती है। खूब सारा फूड अवेलेबल रहता है, और ये फूड जब अवेलेबल रहेगा सबके लिए तो सब सर्वाइव करेंगे। यहाँ पर हम ये समझ लें कि कोई किसी को खा रहा है तो इसका मतलब ये नहीं कि वो एक्सटिंक्ट हो जाएगा, उसे पूरी तरह से खा के ख़त्म कर देगा। कुछ लोगों का ये कन्फ्यूज़न होता है कि जब ये खाई जाएंगे एक दूसरे को तो बचेगा कौन। तो आपको पता है कि लाइफ प्रोसेसेस में हम जानते हैं, हम मतलब ये समझते हैं कि लाइफ के सर्वाइवल के लिए ज़रूरी है रिप्रोडक्शन। तो कुछ इंडिविजुअल्स आर some individuals out of a particular species are eaten up by some other predators, but that does not mean that the complete all the members of the species are actually eaten up by somebody else. वो सब अलग अलग टाइम पर किसी प्रीडेटर का शिकार बन जाते हैं।
लेकिन उनके अदर काउंटर पार्ट्स जो हैं, दूसरे मेंबर्स जो हैं वो उनकी स्पीशीज़ के, वो रहते हैं और वो रिप्रोडक्शन करके और अपना नंबर बढ़ाते रहते हैं। तो एक दूसरे को खा लेना, टू कंज्यूम वन लिविंग ऑर्गेनिज्म बाय अदर लिविंग ऑर्गेनिज्म, ये तो एक रेगुलर नेचुरल प्रोसेस है जिससे फूड सबको मिलता रहता है, फ्लो ऑफ एनर्जी भी होता है और पॉपुलेशन भी कंट्रोल रहती है। हाँ, क्योंकि किसी भी ट्रॉफिक लेवल पर पॉपुलेशन को कंट्रोल करके रखना इज़ वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट। अगर पॉपुलेशन कंट्रोल नहीं होगी तो बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी। हाँ, अगर समझो रैट्स की पॉपुलेशन अनकंट्रोल्ड हो गई तो हो सकता है फिर ये वाले जो प्लांट्स हैं जिन पर ये फीड करता है वो भी पूरी तरह से ख़त्म हो जाए थोड़े टाइम बाद। अगर इकोसिस्टम में डिसबैलेंस इन द टर्म्स ऑफ नंबर्स होगा तो फिर पूरी तरह से डिसबैलेंस हो जाएगा। इसलिए किसी का भी पॉपुलेशन एक पर्टिकुलर लिमिट से ज़्यादा नहीं हो पाता। इकोसिस्टम के वेरियस पार्ट्स हैं और वो सब हम फूड वेब में देख पाते हैं। इम्पॉर्टेंट बात यह है, हमने कहा था जो कल, कि फूड वेब के लिए ज़रूरी है इंटरैक्शन ऑफ देयर कंपोनेंट्स। ये सब इकोसिस्टम के कंपोनेंट्स हैं। बायोटिक कंपोनेंट्स हम देख रहे हैं, एबायोटिक कंपोनेंट्स हमको यहाँ दिख नहीं रहे, बट दे आर every day they are felt, their importance is felt by the individuals which are present in an ecosystem। जो हम इकोसिस्टम्स की बात कर रहे थे, हम कह रहे थे कि इकोसिस्टम्स कैन बी नेचुरल एज वेल एज आर्टिफिशियल ऑल्सो। तो हम एक सेल्फ सस्टेन्ड नेचुरल इकोसिस्टम की बात करते हैं तो हमको इस तरह की कॉम्प्लेक्सिटी देखने को मिलती है। यहाँ पर एनर्जी फ्लो यूनी डायरेक्शनल होता है। एनर्जी फ्लो हमेशा प्लांट्स से या प्रोड्यूसर से शुरू होकर के प्रोड्यूसर्स की तरफ चलता है। प्रोड्यूसर तो प्लांट खुद है, कंज्यूमर्स की तरफ चलता है जो प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी कंज्यूमर हो सकते हैं। हाँ, ड्यूरिंग एनर्जी फ्लो इनसाइड एन इकोसिस्टम, एनर्जी लेवल इज कंटिन्यूसली रिड्यूस्ड एंड ड्रास्टिकली रिड्यूस्ड। आफ्टर 3 or 4 steps द फूड चेन टर्मिनेट्स। यहाँ पर एक और इंटरेस्टिंग बात होती है कि अगर यहाँ पे कुछ हार्मफुल केमिकल्स हैं जो किसी भी लेवल पर किसी फूड चेन में एंटर हुए, जो कि अमूमन किसी प्लांट के थ्रू ही एंटर होते हैं, जैसे कि हम अपने जो एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस में कुछ पेस्टिसाइड्स यूज़ करते हैं, ओवर यूज़ ऑफ फर्टिलाइज़र कर देते हैं, तो कुछ इस तरह के जो केमिकल्स हैं, हार्मफुल केमिकल्स विच आर नॉन बायोडिग्रेडेबल ऑल्सो। बायोडिग्रेडेबल वो जिसको माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ख़त्म कर सकें, हमने छोटी क्लासेस में पढ़ा है ये। एंड नॉन बायोडिग्रेडेबल मतलब जिसको माइक्रो ऑर्गेनिजम्स डिकम्पोज नहीं कर पाते हैं। तो जो नॉन बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंसेस हैं, जो केमिकल्स हैं विच आर हार्मफुल टू द बॉडी, दे एंटर इनटू द फूड चेन विद द हेल्प ऑफ दीज प्लांट्स ओनली। वो प्लांट्स की बॉडी में चले जाते हैं। फिर हर्बीवोर्स उन प्लांट्स को खाते हैं तो हर्बीवोर्स की बॉडी में भी चले जाते हैं। कार्निवोर्स जब उन हर्बीवोर्स को खाएंगे तो उनकी बॉडी में भी वो चला जाएगा, और फिर इसी तरह से टॉप कार्निवोर की बॉडी में भी चला जाएगा। जब हम इस तरह के कंपोनेंट्स की, जो हार्मफुल कंपोनेंट्स हैं, हार्मफुल केमिकल्स हैं, उनके किसी फूड चेन में एंट्री की बात करते हैं तो इसका कंसर्न जो होता है वो ह्यूमन बींग्स के लिए होता है, क्योंकि ह्यूमन बींग्स आर ऑलवेज प्रेजेंट एट द टॉप ऑफ अ फूड चेन। अगर हम किसी फूड चेन में अपने आप को इंक्लूड करें तो हम कभी भी उसके मिडल में या बॉटम में नहीं होते, हम हमेशा उसके टर्मिनल एंड पे होते हैं जहाँ पे वो ख़त्म होती है। यानी कि ह्यूमंस कैन बी डिपेंडेंट फॉर देयर फूड फॉर सो मैनी थिंग्स, बट नॉट इवन अ सिंगल लिविंग ऑर्गेनिज्म इज डिपेंडेंट अपॉन ह्यूमन बींग्स फॉर देयर फूड। मतलब कि हमें किल करके या हमें पूरी तरह से कंज्यूम करके कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म सस्टेन कर रहा हो, ऐसा नहीं है। तो बिकॉज वी आर एट द टर्मिनल एंड ऑफ एवरी फूड चेन एंड देयर आर मेनी फूड चेन्स in an ecosystem, in a food web where these harmful chemicals are flowing, they are getting accumulated step after step and
they are the maximum, their concentration becomes the maximum at the terminal end of an ecosystem or terminal end of a food chain. So since humans are at the terminal end of a food chain, their bodies get the harmful chemicals or these harmful chemicals accumulated in their bodies to the maximum. This accumulation of harmful chemicals in a particular step or a trophic level is known as biological magnification. Biological magnification. आपसे पूछा जा सकता है क्या होता है बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन? इसे या तो बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन कहते हैं और सिंपली बायो मैग्निफिकेशन भी लिखा जा सकता है, एक ही बात है। ऐसे लिख के क्वेश्चन आए या वैसे लिख के क्वेश्चन आए, हाँ, बायो मैग्निफिकेशन और बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन एक ही बात है। दिस इज एक्यूमुलेशन ऑफ हार्मफुल केमिकल्स टू एट अ पर्टिकुलर ट्रॉफिक लेवल। तो अगर ह्यूमंस का एक ट्रॉफिक लेवल है जो कि टर्मिनल एंड पे है, तो वहाँ पर एक्यूमुलेशन मैक्सिमम होगा एंड we will get affected the maximum by this type of accumulation of harmful chemicals. The term is known as biological magnification or biomagnification. ठीक है, तो कुछ बड़ी इंपॉर्टेंट बातें हमने सीखी। एक तो एनर्जी फ्लो के बारे में हमने बात की है, जिसमें हम कह रहे हैं कि एनर्जी तेज़ी से कम होती जाती है और टॉप पर जाकर के वो बिल्कुल मिनिमम हो जाती है। एक फूड चेन जो कि एक सीक्वेंस ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स है विच आर डिपेंडेंट फॉर देयर फूड ओवर ईच अदर, दे गेट दीज एनर्जीज अकॉर्डिंग टू द ट्रॉफिक लेवल दे आर प्रेजेंट एट। और ये एक 3-4 स्टेप से ज़्यादा की फूड चेन होती ही नहीं है, क्योंकि आफ्टर दैट ये अवेलेबिलिटी ऑफ एनर्जी मिनिमम हो जाती है। तो ये बातें हम अपनी बुक में देख लेते हैं। इसको बहुत, इस सारे सिस्टम, ये सब जो लिखा हुआ है इसे बहुत ध्यान से पढ़ें। आपको ये सारी बातें मिल जाएंगी जो हम कर रहे हैं। देखो, we have formed a series of organisms feeding on one another. This series or organisms taking part at various biotic levels form a food chain. Each step or level of the food chain forms a trophic level. Trophic level क्या है? Each step or level of the food chain. The autotrophs or the producers are at the first trophic levels. They fix up the solar energy and make it available for heterotrophs or consumers. The herbivores or the primary consumers come at the second, small carnivores or the secondary consumers at the third, and larger carnivores or the tertiary consumers from the fourth trophic level. We know that the food we eat acts as a fuel to provide us energy to do work. Thus, the interactions among various components of the environment involves flow of energy from one component of the system to another. ठीक है, तो interactions एंड फ्लो ऑफ एनर्जी, ये दो बातें किसी भी इकोसिस्टम के लिए ज़रूरी है। हम शुरू से ये बात कर रहे हैं। एज वी हैव स्टडीड दी ऑटोट्रॉफ्स कैप्चर द एनर्जी प्रेजेंट इन सनलाइट एंड कन्वर्ट इट इनटू केमिकल एनर्जी। दिस एनर्जी सपोर्ट्स ऑल द एक्टिविटीज ऑफ द लिविंग वर्ल्ड। फ्रॉम ऑटोट्रॉफ द एनर्जी गोज टू heterotrophs and decomposers. However, as we saw in the previous chapter, sources of energy आपने पढ़ा नहीं है। When one form of energy is changed to another, some energy is lost to environment in form of various components of the environment has been extensively studied, and it has been found that, अब देखो ये हमारा 10% रूल है। हाँ, the green plants in a terrestrial ecosystem capture about 1% of the energy of the sunlight that falls on their leaves and convert it into food energy. When green plants are eaten by primary consumers, a great deal of energy is lost as heat to the environment. Some amount goes into digestion and in doing work, and the rest goes towards growth and reproduction. है ना, doing work मतलब उनका maintenance है, तो growth, maintenance and reproduction.
ये इंपॉर्टेंट बातें हैं जहाँ पे खर्च हो जाती है। एंड एवरेज 10% ऑफ द फूड ईटन इज रिटर्न इनटू हिज ओन बॉडी एंड मेड अवेलेबल फॉर द नेक्स्ट लेवल टू द नेक्स्ट लेवल ऑफ कंज्यूमर्स। तो ओनली 10% नेक्स्ट लेवल पे जाएगा, देयरफॉर 10% can be taken as the average value for the amount of organic matter that is present at each step and reaches the next level of consumers. Since so little energy is available for the next level of consumers, food chains generally consist of only 3 or 4 steps. The loss of energy, एक क्वेश्चन पूछा जाता है, इंपॉर्टेंट है हाँ, कि since so little energy is available for the next level of consumers, food chains generally consist of only 3 or 4 steps. The loss of energy at each step is so great that very little usable energy remains after 4 trophic levels. There are generally a greater number of individuals at the lower trophic level. यहाँ पे सबसे ज़्यादा नंबर ऑफ प्रोड्यूसर्स पे सबसे ज़्यादा नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स होंगे, यानी प्लांट्स बहुत सारे होते हैं और जैसे जैसे कंज्यूमर्स ऊपर की तरफ अपग्रेड होते जाते हैं वैसे वैसे उनका नंबर कम होता जाता है। तो there are generally a greater number of individuals at the lower trophic levels of an ecosystem. The greatest number is of the producers. The length and complexity of food chains vary greatly. Each organism is generally eaten by 2 or more other kinds of organisms, which in turn are eaten by several other organisms. So instead of a straight line food chain, the relationship can be shown as a series of branching lines called a food web. So food web is a series of branching line food chains like this. हमने देखा है ये एनर्जी लगातार कम होते जाती है। द एनर्जी दैट इज कैप्चर्ड बाय द ऑटोट्रॉफ्स डज नॉट रिवर्ट बैक टू द सोलर इनपुट एंड द एनर्जी विच passes to the herbivores does not come back to autotrophs. As it moves progressively through the various trophic levels, it is no longer available to the previous level. तो पहली बात क्या हो गई, द फ्लो ऑफ एनर्जी इज यूनिडायरेक्शनल। और दूसरी बात, अनदर इंटरेस्टिंग एस्पेक्ट ऑफ फूड चेन, secondly, the energy available at each trophic level gets diminished progressively due to loss of energy at each level. इसलिए ऊपर जाते जाते वो कम हो जाती है। Another interesting aspect of food chain is how unknowingly some harmful chemicals enter our bodies through the food chain. ये बात हमने डिस्कस की है in the context of biological magnification. So from the soil, the harmful chemicals are absorbed by the plants along with water and minerals, and from water bodies, these are taken up by aquatic plants and animals. This is one of the ways in which they enter the food chain. As these chemicals are not degradable, these get accumulated progressively at each trophic level. As human beings occupy the top level in any food chain, the maximum concentration of these chemicals get accumulated in our bodies. This phenomena is known as biological magnification. This is the reason why our food grains such as wheat and rice, vegetables and fruits and even meat contain varying amount of pesticide residues. They cannot always be removed by washing or other means. तो यहाँ तक आप इस चैप्टर को वर्ड बाय वर्ड पूरा अच्छे से पढ़ लो। कल से हम सीखेंगे हाउ डू आवर एक्टिविटीज़ अफेक्ट द इन्वायरमेंट, यानी इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन के बारे में कुछ बातें करेंगे। ठीक है, थैंक यू।